नमस्कार। मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। कानूनी सलाह मंच पे पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जमीन से संबंधित या सर्विस मैटर हो या कोई आपराधिक मामला हो तो उसमें कानूनी सलाह क्या होना चाहिए। आज हमारे बीच है पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजेश रंजन जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो हम लोगों ने प्रभात खबर कानूनी मंच पे जो बातें की, जो फोन आए, किस तरह के मामले आपके सामने आए पाठकों का, हमारे पाठकों का? ज़्यादातर मामले ज़मीन से जुड़े हुए मामले थे, ज़मीन संबंधित विवाद था और उस उन विवादों में मुख्यतः पारिवारिक बँटवारे से संबंधित मामले थे और लोगों का प्रश्न था कि इस तरह के पारिवारिक बँटवारे को लेकर कौन-सा एप्रोप्रिएट फोरम है, क्या करना चाहिए और ज़्यादातर पाठकों का ये मानना था कि कोर्ट में समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए कोई अल्टरनेटिव कोई फोरम उपलब्ध है कि नहीं? तो जैसे एक एक सवाल आया कि एक किसी आदमी की दो शादियां हुई, तो उनके जो बच्चे हुए, उन बच्चों के बीच में संपत्ति का, जमीन का बंटवारा कैसे हो, तो उसमें आपकी कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि सभी बच्चों का बराबर का हिस्सा है और जो पत्नी है अगर पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरी शादी होती है तो दूसरी पत्नी का भी एक बराबर का हिस्सा है और पहली पत्नी अगर उनका देहांत अपने पति के जिंदा रहते में हो गया है तो उनका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, दूसरी पत्नी को उनका हिस्सा मिलेगा और बच्चों का बराबर का हिस्सा मिलेगा। इसी तरह का एक जो एक पाठक का सवाल था कि किसी आदमी ने एक नाना थे जिनके चार बेटी, एक आदमी के चार बेटियां थी और जो उनकी पत्नी किसी एक बेटी को अपना हिस्सा वो लिखना चाह रही थी, तो ये कितना कानून में क्या कहता है इसमें? उनका सवाल ये था कि उनकी नानी ने अपने पति के सभी संपत्ति को अपने एक पर्टिकुलर बेटी के बच्चे के नाम से कर दिया है। तो उनका सवाल ये था कि बाकी लोगों का अधिकार का क्या होगा? तो इसमें लॉ बिल्कुल क्लियर है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से सभी का बराबर का हिस्सा है। यानी नानी का एक हिस्सा होगा और उनकी चारों बेटियों को एक-एक हिस्सा मिलेगा। तो कुल संपत्ति के 5 हिस्से होंगे और नानी केवल अपने हिस्से में मिलने वाली संपत्ति को ही किसी को दान दे सकती हैं या विल कर सकती हैं या उसको बेच सकती हैं। वो पूरी संपत्ति जो अपने उनके पति की पूरी संपत्ति है, उसकी पूरी संपत्ति की मालकिन एक अकेली पत्नी नहीं हो सकती हैं। सभी बच्चों का इक्वल शेयर होगा उसमें। जी, एक हाई कोर्ट में अभी कई सवाल ऐसे भी आए कि उन्होंने साल 2 साल पहले रिट किया, कंटेम्प्ट ये अपील में गए, लेकिन सुनवाई अभी डेट नहीं आया। तो क्या लगता है कि क्यों देरी क्यों हो जाती है ऐसे मामलों में? अभी वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में सिविल अपील की सुनवाई में काफ़ी समय लग रहा है और जैसे एक पाठक का प्रश्न था कि उन्होंने एक सेकंड अपील दायर किया है जो पटना उच्च न्यायालय में 2024 में और वो ये जानना चाह रहे थे कि सुनवाई में इतना समय क्यों लग रहा है। तो वर्तमान स्थिति में पटना उच्च न्यायालय में अगर सेकंड अपील दायर होता है तो उसकी 2 स्टेज पे सुनवाई होती है। पहला स्टेज एडमिशन स्टेज होता है, अगर कोर्ट पाती है कि मामला एडमिट करने लायक है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सुनवाई करना होगा और कोर्ट पाती है कि उसमें कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो उसको एडमिट करके फिर फाइनल हियरिंग में सुनवाई होती है। तो नॉर्मली इस तरह के केसेज में अभी पटना हाई कोर्ट में एडमिशन स्टेज पे 1 से 2 साल का लगभग समय लग जाता है और फिर फाइनल हियरिंग की सुनवाई में और भी ज़्यादा 5 से 7 साल का समय लग जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पटना उच्च न्यायालय में अभी वर्तमान में न्यायाधीश की संख्या काफ़ी कम है। जो हमारा सैंक्शन स्ट्रेंथ है पटना हाई कोर्ट में, उतना कभी भी यहाँ पे हुआ नहीं है और उसके वजह से केसेज़ का पेंडेंसी बढ़ता चला गया और नतीजा ये है कि आज के दिन में फर्स्ट अपील और सेकंड अपील की सुनवाई में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। जजों की संख्या कम है और केस की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है, उसका हाँ, वो ये उसका भी एक कारण मुख्य है। कारण ये है कि बिहार की आबादी के हिसाब से जजेस की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इनिशियली जो सैंक्शन स्ट्रेंथ 53 है, उस सैंक्शन स्ट्रेंथ को भी पटना हाई कोर्ट में कभी भी नहीं भरा गया, भरा गया है। फुलफिल नहीं हुआ। वो आज भी हम लोग अंडर स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में जो संख्या है वो पूरी नहीं है और शुरू से ये समस्या चली आई जिसके वजह से आबादी बढ़ती चली गई, मुकदमों की संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन जजेस की संख्या नहीं बढ़ने से केसेस पाइल अप होते चले गए, पेंडेंसी काफ़ी लंबी होती चली गई और अगर हम कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश में
टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 160 जज हैं। और बिहार जो आबादी में उत्तर प्रदेश से करीब 2/3 है, वहाँ बिहार में मात्र 53 सैंक्शन स्ट्रेंथ है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो बिहार में सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाया गया, जजेस की संख्या नहीं बढ़ी और आबादी बढ़ती चली गई, मुकदमों की संख्या बढ़ती चली गई, जिसके वजह से आज यहाँ पे पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है। एक कानूनी प्रावधान ये भी है कि अगर कोई केस अगर अर्जेंट अगर सुनना है तो आप मेंशन कर सकते हैं, तो उसका लाभ जो याचिकाकर्ता है उनको मिलता है। मेंशन करने का प्रावधान है, अगर आप अर्जेंसी शो करते हैं, तो न्यायाधीश महोदय उसकी सुनवाई करके और उसको ऊपर करके सुनते हैं। बट उसका भी लिमिटेशन है, क्योंकि हर आदमी अपना केस चाहता है कि जल्दी सुनवाई हो और बहुत से लोगों के पास एक उचित कारण भी होता है अर्जेंसी का, लेकिन कोर्ट में जजेस जो हैं उनके अपने लिमिटेशंस हैं और वो केवल अगर मेंशन केसेस सुनते रहेंगे, तो नॉर्मल केस तो कभी जी, होगा नहीं। बिल्कुल। अभी जैसे ज़मीन के बहुत सारे मामले आए, तो सरकार एक भूमि सर्वे भी करवा रही है। कल हम लोगों ने देखा कि एक राज्य कैबिनेट की जो बैठक हुई, उसमें एक बदलेन को लेकर एक नया डायरेक्शन आया। तो उस डायरेक्शन को कैसे आप देखते हैं? कितना लाभ होगा देखिए लोगों को? बदलैन जो था वो एक बहुत ही पॉपुलर मोड था और पुराने समय में लोग जो है अपनी सुविधा अनुसार ज़मीन जो है वो बदलैन कर लेते थे और बदलैन के लिए जो आवश्यक है वो एक रजिस्टर्ड डीड होना, वो लोग नहीं करते थे, क्योंकि गाँव में लोग यही प्रथा थी। मौखिक तौर पे बदलैन कर लेते थे। तो मौखिक बदलैन को जो कानून है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, क्योंकि ट्रांसफ़र जब भी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा, तो उसका एक रजिस्टर्ड डीड होना आवश्यक है। तो सरकार ने भी पहले इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने सर्वे के दौरान ये पाया कि इस तरह की संख्या बहुत ज़्यादा है मौखिक बदलैन की। तो मौखिक बदलैन की समस्या को सरकार ने रिज़ॉल्व करने के लिए मौखिक बदलैन को सर्वे में कानूनी तौर पे एक्सेप्ट करने का प्रावधान लाया है, बशर्ते कि दोनों पक्ष उसके लिए एग्री करते हों। दोनों पक्ष जिन्होंने ज़मीनें हासिल की हैं उस बदलैन के तहत, अगर वो सरकार के सर्वे ऑफिसर के समक्ष इसको एक्सेप्ट करते हैं कागज़ी तौर पे, तो सरकार इसका बेनिफिट दे रही है, जो एक काफ़ी अच्छा कदम है, क्योंकि इससे भूमि विवाद को सुलझाने में मदद जी, मिलेगी। जी। सर्वे को लेकर और भी कई सारी समस्याएँ आ रही हैं, तो आपके पास कैसे समस्याएँ सर्वे को लेकर आ रही हैं? सर्वे के में ज़्यादातर समस्याएँ कागज़ों का उपलब्ध नहीं होना है, क्योंकि बिहार सरकार के पास भी कागज़ उपलब्ध नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में लोग जब सरकारी दफ़्तरों का चक्कर काट रहे हैं ताकि उनको कागज़ मिल सके और सरकारी दफ़्तर इक्विप्ड नहीं है। एक तो है कि जल्दी से कागज़ भी नहीं मिल पाता है। दूसरी क्या है कि बहुत सारे इलाकों में, जिलों में, जहाँ पे खतियान की कॉपी जो है वो नष्ट हो गई हैं, उनको प्रॉपर्ली प्रिज़र्व नहीं किया गया, वो फट गई हैं और उसके वजह से लोगों को खतियान की कॉपियाँ नहीं मिल रही हैं, जिसके वजह से लोग जो है सर्वे के दौरान अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं ठीक से। तो सरकार को चाहिए कि सरकारी दफ्तरों से जो कागज़ उपलब्ध कराने हैं, सरकार उसके लिए उचित कदम उठाए, ताकि लोगों की समस्याएँ कम हो सकें। लोगों के सामने में एक समस्या है, सरकार सर्वे को निश्चित समय में कराना चाहती है, सरकार दस्तावेज मांग रही है, लेकिन आम लोगों के पास, खासकर गरीब लोगों के पास, जिनके घर कच्चे के हैं, नॉर्थ बिहार में जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ बाढ़। की समस्या है, तो जो कागज है या जो कहीं रखा वो खो गया या नष्ट हो गया, तो वो एक समस्या है कि आम लोग अपना दस्तावेज, अपनी संपत्ति के कागजात कैसे सरकार को दें या बताएं कि ये हमारी जमीन है। तो ये एक समस्या है, इसको सुलझाना चाहिए सरकार को। सरकार को सुलझाना चाहिए और सरकार को अपनी नीतियाँ स्पष्ट करनी चाहिए। बहुत सारी ज़मीनें जो हैं, जो बिहार में बकास ज़मीन है और गैर मजरूआ घास है, गैर मजरूआ आम है। इन सभी ज़मीनों को सरकार की नीतियाँ स्पष्ट नहीं हैं और अलग-अलग ज़िलों में, अलग-अलग इलाकों में सरकारी अधिकारी अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं और व्याख्या करके और लोगों की परेशानियाँ बढ़ा रहे हैं। कुछ इलाकों में बकास ज़मीन को मान लिया जाता है कि सारी बकास ज़मीन सरकार की है, जबकि ये कानून नहीं है। बकास ज़मीन से संबंधित कानून जो है वो ये कहता है कि अगर ज़मींदार ने उसको किसी को सेटल किया है, प्रॉपर तरीके से सेटल किया है और ज़मींदारी रिटर्न में उसका ज़िक्र किया जी, है जी। और उसके आधार पे अगर उस ज़मीन का रसीद कट रहा है, उन ज़मीनों को सरकारी ज़मीन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो ज़मीनें जो हैं वो ज़मींदारी एबॉलिशन के बाद सरकार में वेस्ट नहीं की थी। उस पे प्राइवेट राइट क्रिएट हो चुका था, जिसको सरकार को मानना चाहिए। बट ऐसा प्रायः देखा जा रहा है कि विभिन्न इलाकों में
सर्किल ऑफिसर, डीसीएलआर और इन सभी ये अधिकारी जो हैं उसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अलग-अलग तरीके के निर्धारित कर रहे हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो जी, रही जी। सरकार के स्तर पे डायरेक्शन भी जा रहा है, निर्देश भी दिया जा रहा है। खुद सरकार जो मुख्यमंत्री के स्तर पे हो, चाहे डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी के लेवल पर हो, वो आम रैयतों को, आम लोगों को सुविधा अधिक से अधिक मिले, उनकी जो समस्याएँ हैं, वो उनका समाधान हो। लेकिन निचले स्तर पे जो कर्मचारी हैं, अंचलाधिकारी हैं या फिर डीसीएलआर हैं, उनके स्तर पर एक रूपता नहीं दिख रही है या फिर कहीं न कहीं समस्याएँ हैं, जिसके कारण सर्वे को लेकर अभी भी कई गाँव में, कई जिलों में कई लोगों ने अपना फॉर्म नहीं भरा है। ये एक समस्या आ रही है, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, निचले स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सरकार को इसमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि कागजों की जो रिकॉर्ड्स की जो कमी है, जो गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड्स हैं या गवर्नमेंट उसको बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं करा पा रही है, जी, ये जी। सरकारी विभाग में कमी है जिसको सरकार को दूर करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद वकील साहब। आप प्रभात खबर के कानूनी मंच पे देख रहे थे, इसमें पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजेश रंजन जी हमारे साथ बीच में थे। उन्होंने प्रभात खबर के पाठकों के कई समस्याओं का समाधान किया, उन्हें सलाह दिया, उन्हें रास्ता बताया कि कैसे आप कानून का सहारा लेकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपने सर्वे को लेकर भी जो समस्या आ रही है, उसके बारे में भी जान कि कैसे निचले स्तर पे भी एक रास्ता अधिकारियों को एक मैसेज जाना चाहिए कि सरकार के नियम क्या हैं, कानूनी प्रावधान क्या है और क्या रैयतों को क्या अधिकार है और उनको क्या सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी आपको। नमस्कार। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।